राग दरबारी एक सैटिरिकल हिंदी नोवेल है जो श्रीलाल शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। श्रीलाल शुक्ला का जन्म 1925 में और उनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। वे अपने पीछे हिंदी साहित्य के बहुत से मास्टरपीस छोड़ गए। उन्होंने 25 से ज़्यादा बुक्स लिखी, जिनमें राग दरबारी, मकान, सोनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत शामिल हैं। श्रीलाल शुक्ला प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एक ऑफिसर थे और 1983 में आईएएस से रिटायर्ड थे। राग दरबारी नोवेल पब्लिश हुई थी 1968 में और इसी नोवेल के लिए श्रीलाल शुक्ला को हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1969 को। ये नोवेल हाइलाइट्स करती है उन फॉलिंग वैल्यूज़ को जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं। इस नोवेल में हम देखते हैं कि कैसे कोई इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिजीवी क्रिमिनल्स, बिजनेसमैन, पुलिस और पॉलिटिशियंस के करप्ट गठजोड़ के बीच फंसकर हेल्पलेस और फंसा हुआ फील करता है। इस नोवेल में 9 मेजर कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं वैद्य जी। वैद्य जी गांव की सारी राजनीति का मास्टरमाइंड वही है। अपने वाक्यों को बनाने और अपने शब्दों को चुनने में बहुत स्पष्ट हैं। वैद्य जी आधिकारिक तौर पर लोकल कॉलेज के मैनेजर भी हैं। फिर आते हैं रिपन बाबू। रिपन बाबू वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्रों के नेता। रिपन बाबू पिछले 10 वर्षों से 10वीं कक्षा में हैं, क्योंकि वह कॉलेज नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसमें उनके पिता प्रबंधक हैं यानी कि मैनेजर हैं। रूपन गांव की सभी राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल है और अपने प्रतिष्ठित वंश के कारण गांव के समुदाय द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता है। नोवेल के अंत तक उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन देखा जा सकता है। फिर आते हैं बद्री पहलवान, रूपन बाबू के बड़े भाई। बद्री खुद को अपने पिता की व्यवस्थाओं से दूर रखता है और खुद को बॉडी बिल्डिंग अभ्यास में और अपने शिष्यों को देखभाल में व्यस्त रखता है। उसके बाद आते हैं रंगानाथन। रंगानाथन ने हिस्ट्री से एमए किया है और रंगानाथन वैद्य जी के भांजे हैं। वह करीब 5-6 महीने की छुट्टी पर शिवपालगंज आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नज़र से गांव की दयनीय स्थिति का दृश्य प्रस्तुत करना चाहता है। उसके बाद आते हैं छोटे पहलवान। बद्री पहलवान के शिष्यों में से एक और भगवान हनुमान के भक्त छोटे गांव की राजनीति में सक्रिय भागीदार हैं और वैद्य जी द्वारा बुलाई गई बैठकों में अक्सर भाग लेते हैं। प्रिंसिपल साहब, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रिंसिपल साहब छंगामल विद्यार्थी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। कॉलेज में स्टाफ के अन्य सदस्यों के साथ उनके संबंध प्लॉट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोनाथन, स्थानीय गुंडा, लगभग हमेशा नशे में। वह प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एफ ध्वनि डालकर एक अनोखी भाषा बोलता है, जिसे सरफारी के नाम से जाना जाता है। शनिचर, उनका असली नाम मंगलदास है, लेकिन लोग उन्हें शनिचर कहते हैं। वह वैद्य जी का नौकर है और बाद में वैद्य जी ने राजनीतिक रणनीति के इस्तेमाल से उसे गांव का कठपुतली प्रधान बना दिया। लंगड़, वह असहाय आम आदमी का प्रतिनिधि है, जिसे छोटे छोटे काम करवाने के लिए भी भ्रष्ट व्यवस्था के सामने झुकना पड़ता है। इस पोएम को रंगानाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है। रंगानाथ एक रिसर्च स्टूडेंट है जो एमए हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है और कुछ दिनों से तबीयत खराब रहने के कारण वह कुछ समय के लिए अपने मामा जी के गांव वैद्य जी के गांव शिवपालगंज में आया है। दोस्तों, वैद्य जी कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं है, केवल उनका नाम वैद्य जी है। वह गांव के स्कूल की समिति के अध्यक्ष हैं और गांव की ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं और अनाज वितरण का काम भी इन्हीं की देखरेख में होता है। रंगानाथ देखता है कि यहाँ की राजनीति उससे बिल्कुल अलग है, जैसे उसने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था।
गांव वाले अपने आप को गंजे कहने में गर्व महसूस करते हैं। गंजे शब्द निकला है गंज से, जैसे इस गांव का नाम भी है शिवपालगंज। इट इज़ वर्थ विजिटिंग द वर्ल्ड ऑफ शिवपालगंज, जिसके बारे में शुक्ला जी ने अपनी इस नोवेल में लिखा है। ऐसी यात्रा देश में कायम राजनीति की कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक यात्रा होगी, और यही वह चीज़ है जो राग दरबारी को हमारे समय से रिलेवेंट बनाती है। यह ऐसे सवालों का जवाब देती है जो इंडियन पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स को हमेशा परेशानी में रखते हैं, उन्हें ठीक से समझ नहीं आते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग उन लोगों पर भरोसा क्यों करते हैं और उन्हें वोट क्यों देते हैं जिनके बारे में वे जानते हैं कि वे अयोग्य हैं। राग दरबारी नोवेल हमें बताती है कि लोग क्यों लोकल अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स द्वारा दिए जाने वाले पैट्रोनेज और प्रोटेक्शन के बदले उनकी शरण लेते हैं, पैसे और अपनी वफादारी के बदले अपना काम करवाते हैं। शहर में पले बड़ी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट रंगानाथन के सुविधाजनक दृष्टिकोण से देखा गया राग दरबारी उनके मामा जी के दरबार के माध्यम से गाँव की कहानी है। वैद्य जी सिर्फ गाँव के वैद्य नहीं हैं, वह आधार है जिसके चारों ओर गांव की बिजली संरचनाएं निर्मित होती हैं। उनके इशारे पर ही सामाजिक और आर्थिक सौदे किए जाते हैं। कचहरी, थाना, पंचायत, सहकारी समितियों और कॉलेज में गांव की नौकरशाही में हेरफेर किया जाता है। ब्राह्मण और ठाकुर दो प्रमुख जातियां हैं जो सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कंपटीशन करती हैं। वैद्य जी और रामाधीन गांव में दो शक्ति गुट हैं। दोनों ग्राम पंचायत पर अपना अपना आदमी जमा कर उस पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। वैद्य जी लोकल स्कूल के मैनेजर भी हैं, जो उन्हें धन जुटाने और प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। उनके दो बेटे रूपन और बद्री वैद्य द्वारा संचालित सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के द्वंद्व को प्रकट करते हैं। रूपन को रूपन बाबू कहा जाता है। यह श्रद्धा की अभिव्यक्ति है और उस शक्ति को दर्शाता है जिसका प्रयोग वह अपने पिता की ओर से और अक्सर उनके आदेश पर करता है। वह छोटा बेटा है जो कई वर्षों से अपने स्कूल की बोर्ड परीक्षा में असफल होने के कारण अभी भी स्कूल में पढ़ता है, जिसे उसके पिता मैनेज करते हैं और उसे ग्रामीणों के बीच एक नेता माना जाता है। बड़ा बेटा बद्री एक पहलवान यानी बॉडी बिल्डर है जो वैद्य जी द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग नहीं लेता है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व उनके शिष्य करते हैं। बद्री पहलवान सिंबल पावर को रिप्रेजेंट करता है, असर करने में कठिन लेकिन मितभाषी रहने में संतुष्ट है। रूपन समाज के भीतर काम करता है, वैद्य जी के लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है जो सब पर निगरानी रखता है और एक सक्रिय संघचालक और समस्या निवारक के रूप में भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल होता है। रामाधीन वैद्य जी का विरोधी है जो कॉलेज और ग्राम पंचायत पर कब्जा करना चाहता है। उसका पैसा नशीले पदार्थों के व्यापार से और ब्याज पर दिए गए पैसे से बनता है। साहूकार जो आज भी ग्रामीणों के जीवन में सर्वव्यापी है, गयादीन के रूप में सामने आता है। शनिचर और लंगड़ जिनके नाम उनकी अधीनस्थ स्थिति को दर्शाते हैं, स्थानीय राजनीति में दो पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिचर वैद्य जी का नौकर है जिसे गांव का प्रधान बनाया गया है। वह एक सरोगेट के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से और उसके आसपास वैद्य जी शक्ति पैदा कर सकते हैं। लंगड़ जिसे उसकी डिफॉर्मिटी के कारण ऐसा कहा जाता है, भ्रष्ट ग्रामीण ब्यूरोक्रेसी का शिकार है। उनके उचित दावों को पटवारी कार्यालय द्वारा हमेशा के लिए टाल दिया जाता है, लेकिन लंगड़ खुद अपना हक उचित तरीके से लेने पर जोर देता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में वयस्क मताधिकार को यूनिवर्सल बना दिया गया। आशा थी कि मताधिकार के विस्तार से सरकार जवाबदेह बनेगी। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट था यह बिलीफ कि सत्ता में बैठे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। राग दरबारी नोवेल हमें बताती है कि राजनीतिक सत्ता पर कभी भी पूर्ण भरोसा नहीं किया जा सकता। स्टडीज और सर्वेज ने हमें दिखाया है कि राजनीतिक सत्ता पर भरोसा वास्तव में कम हो गया है। यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया है
कि पैसा और बाहुबल राजनीतिक शक्ति की संरचना और कार्यप्रणाली में हेरफेर करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक कार्यालय स्वयं धन इकट्ठा करने का एक स्रोत बन गया है। असंख्य रिपोर्ट से पता चला है कि पद संभालने के बाद राजनेताओं या उनके परिवार के सदस्यों की आय कुछ मामलों में तेजी से बढ़ी है। 2017 में टीम प्रेमी विश्वविद्यालय के साथ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा किए गए सर्वे से पता चलता है कि राजनीतिक सत्ता में लोगों का भरोसा अलग अलग है। कार्यपालिका जैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी के सामने कार्यालय भरोसेमंद माने जाते हैं, फिर भी यह सेना ही है जिसे इफेक्टिव ट्रस्ट या लोगों द्वारा पूर्ण रूप से भरोसेमंद होने के मामले में सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी की हायर रेटिंग इसीलिए है क्योंकि इसे निस्वार्थ और भ्रष्टाचार से अलग देखा जाता है, जो राजनीतिक वर्ग को मार्क करता है। यह भरोसा इस बात का भी रिफ्लेक्शन है कि कैसे हाल के दिनों में सेना राष्ट्रवाद के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गई है। गौरतलब है कि लोकल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन की संस्थाएं ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं की तुलना में हायर लेवल का विश्वास प्राप्त है। पुलिस, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रति विश्वास का लोवेस्ट लेवल देखा गया है। फिर भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और तहसीलदार पर अधिक भरोसा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक संपूर्ण न्यायालय प्रणाली पर भरोसा कायम है। हालांकि विरोधाभासी रूप से लोग सत्ता की स्थानीय संरचनाओं, राजनीतिक और नौकरशाही की ओर रुख करते हैं, क्योंकि इनमें उनकी चीज़ों को सुविधाजनक बनाने की क्षमता होती है। ऐसे संदर्भ में अथॉरिटी को भरोसेमंद बनाने वाले कंपोनेंट्स की एब्सेंस में भी विश्वास इफेक्टिव होता प्रतीत होता है। यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि शुक्ला शायद आपको बताएंगे, कई साल पहले लिखी गई उनकी पुस्तक से पढ़ते हुए सिपालगंज में रहने वाले एक आम आदमी, एक गंजा से पूछिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।